Basically about introduction to the derivative market. So this particular session and the session following upon this will basically give you an insight कि यार derivatives market होता क्या है, how does derivative market function. So if I have to explain you what are derivatives, so derivatives समझने के लिए ना मैं एक डेट बोलता हूँ and you guys tell me ये डेट सुन के सबसे पहले क्या याद आता है. 19 नवंबर. जब मैं डेट लिखता हूँ तो कुछ याद आता है. Do you guys recall anything when I write this date, 19th of November? Okay. Do you recall any major event which happened on this day? No, sir. So, in on 19 November 2023, a very important thing happened. India versus ऑस्ट्रेलिया फाइनल. भूल गए. ठीक है, WTC फाइनल. ठीक है. तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल हुआ था ऑन 19 नवंबर. ठीक है. अभी मैं डेट को डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस मैं आगे बताऊंगा. And in the entire part when I'm explaining derivatives, मैं बहुत बार है ना स्टोरीज नैरेटिव्स बनाऊंगा. द पर्पस ऑफ द स्टोरीज विल बी टू एक्सप्लेन यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स फंक्शन. ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं. सो डेरिवेटिव्स की हम बात कर रहे थे. सो डेरिवेटिव्स अब होते क्या वो समझते हैं. सो लेट्स से कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अब एक और फाइनल होने वाला है, वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है. और फाइनल होने वाला है लेट्स से 31 जनवरी. 31 जनवरी 2000 2025, 2025, 31 जनवरी को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होने वाला है. अब लेट से मुझे लगता है कि यार ऑस्ट्रेलिया जीतेगा एंड आगम को लगता है कि यार इंडिया जीतेगा. ठीक है, तो आगम ने बोला सर मेरे को लग रहा है इंडिया पक्का पक्का जीतेगा. मैं बोला नहीं यार, इंडिया तो कम चांस है, ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है. चलो जी ठीक है, तो हम दोनों के बीच में लग गई एक बेट. ठीक है. और आगम ने बोला कि सर अगर मैं जीता ना तो आप मुझे 500 रुपये दोगे, अगर आप जीते तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा. तो हमारे ये 500 रुपये की शर्त लग चुकी है. अब इस केस में क्या हो रहा है दैट हमारे केस हमारे हम दोनों के बीच में एक चीज हो चुकी है विच इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट. एक वर्बल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है दैट ऑन 31 मार्च और 31 जनवरी 2025 जो मैच होगा उसमें जो भी जीतेगा, चाहे इंडिया जीते चाहे ऑस्ट्रेलिया जीते. इंडिया जीतता है तो आगम को 500 रुपये मिलेंगे एंड अगर ऑस्ट्रेलिया जीता है तो मुझे 500 रुपये मिलेंगे. अच्छा, अब इसमें मेरा एक सवाल है. डू यू थिंक दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड ऑन 1 फरवरी 2025? 1 फरवरी 2025 को ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? इज दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? No, sir. लॉजिक. ऑब्वियसली नो. भाई मैं और आगम इतने पागल तो नहीं है कि हम हाईलाइट से बैटिंग करेंगे, राइट? सो इतने लॉजिकल तो हम हो सकते हैं. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज. हाउ? In a derivative contract, it is a financial contract between two parties. दो पार्टी कौन थे? मैं और आगम थे. With polar opposite views. इस लाइन को ध्यान में रखना. Derivative is nothing but a financial contract between two parties with polar opposite views. दोनों के ही व्यू पॉइंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं. मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, आगम को लग रहा है इंडिया जीतेगा, विद पोलर ऑपोजिट व्यूज. अब इनके पोलर ऑपोजिट व्यूज के बेसिस पे उन्होंने कैश फ्लो प्लान करा है कि अगर ये जीता तो उसको मिलेगा, ये जीता तो वो पैसा उसको मिलेगा. एंड विद अ फिक्स्ड डेट इन द कॉन्ट्रैक्ट. हमारे कॉन्ट्रैक्ट में डेट क्या है? 31 जनवरी है. सो दिस इज व्हाट अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज. एंड द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसमें वर्ड ही क्या है? डिराइव. सो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्स इट्स वैल्यू, वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है किससे? ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट. अब यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या हुआ जिसके बेसिस से उसकी प्राइस डिटरमाइन हो रही है? व्हाट इज द अंडरलाइंग एसेट इन दिस केस, कैन यू टेल मी? Cricket match. वेरी गुड. द आउटकम ऑफ द मैच. द आउटकम ऑफ द मैच इज डिटरमाइनिंग कैश फ्लो किसके मिलने वाला. सो डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट in which the value of the contract, the cash flow of the contract is determined on the basis of the performance of some underlying asset. जैसे हमारे केस में मैच था with a fixed date कि वो 31 जनवरी, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. ये जो डेट होती है ना इसे हम बोल देंगे एक्सपायरी. अभी मैं दिखाऊंगा अभी लाइव मार्केट में चीजें कैसी होती है, बट इसका मतलब क्या होता है? एक्सपायरी होता है.
डेट मीन्स एक्सपायरी, ठीक है। डेरिवेटिव से बहुत सारे तरीके के होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, फॉरवर्ड्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, स्वैप्स होते हैं। इंडिया में मेजरली जो ट्रेड होता है, इंडिया में जो मेजरली ट्रेड होता है वो होता है फ्यूचर्स में, फॉरवर्ड्स में एंड ऑप्शंस में। स्वैप्स में इंडिया में अभी ट्रेड इतना मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता। कुछ बैंक्स थोड़े बहुत करते हैं, बट बहुत अक्रॉस द मार्केट स्वैप्स इतने यूज नहीं होते, ठीक है। चलो, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है जिसपे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का, तो अब कौन सा है होगा? विच इज द बिगेस्ट स्टॉक? S&P 500। S&P 500, ओके, ठीक है। NASDAQ। नैस्डैक, ओके, ठीक है। क्या लगता है? एक्चुअली इट इज NSE, हमारा इंडिया का NSE। इट हैज द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन जहाँ ट्रेड होता है ना, वो इंडिया में होता है, ठीक है। एंड दिस इज हैपनिंग व्हेन ओनली 10%, और आई वुड से इवन लेस देन 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एक्चुअली पार्टिसिपेट्स इन द मार्केट। सोचो, जिस दिन ये पॉपुलेशन 10 से 20% हो गई ना, तो मतलब हमारे मार्केट में क्या चीज हो सकती है, वी कांट इवन इमेजिन। दैट इज द काइंड ऑफ मार्केट इंडिया हैज, ठीक है। चलो, now let's start with a discussion on the first kind of derivative contracts which are there, जिन्हें हम बोलते हैं फॉरवर्ड्स, जिन्हें हम बोलते हैं फॉरवर्ड्स। अब फॉरवर्ड्स की स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए ना, I'll share something with you, just give me 1 second, okay? Okay, मैं अपनी स्क्रीन वापस से वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके, ठीक है जी। अब ये स्क्रीन पर प्लीज ध्यान देना, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ओके, अभी आपको मैं जो जो पार्ट हाईलाइट करूंगा केवल उसी पे ध्यान देना है, यू हैव टू ओनली सी दैट मच पार्ट, ठीक है। आपको उतना ही अभी देखना है, ओके। सो अभी आपको इस पार्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। सो इमेजिन योरसेल्फ एज अ CFO ऑफ स्टारबक्स। आप स्टारबक्स के CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो, एंड दिस इज द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ अ कप ऑफ कॉफी एट स्टारबक्स। एक कप ऑफ कॉफी पे स्टारबक्स कितना मुनाफा या नुकसान करता है, वो ये है। तो मोटा मोटा हम बोलते हैं कि यार एक कप ऑफ कॉफी स्टारबक्स से 400 रुपए की आती है, 250 रुपए पर केजी, ठीक है। जो कॉफी डलती है उसके अंदर उसकी कॉस्ट है 250 रुपीज केजी। और हमने जस्ट एक बार एग्जाम्पल के तौर पर हमने अज्यूम कर लिया कि एक कप ऑफ कॉफी बनाने के लिए 1 किलो कॉफी हम डालते हैं, ठीक है, केवल अजम्पशन है भाई, ठीक है। तो 400 रुपए की कॉफी है, उसको बनाने और उसकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है जिसके अंदर कॉफी डलती है उसकी कॉस्ट है 250 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग लेबर वगैरह कॉस्ट मिला लो 50 रुपए और। तो मोटा मोटा हर कप ऑफ कॉफी पे स्टारबक्स को प्रॉफिट होता है 100 रुपए, ठीक है। ये मोटा मोटा एक यूनिट इकोनॉमिक्स है एक स्टारबक्स से कप ऑफ कॉफी की। अब मैं आपको ये बोलता हूँ, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि इमेजिन, अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट इन दिस एंटायर कॉस्ट स्ट्रक्चर, इस पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर में, इस पूरे यूनिट इकोनॉमिक्स में, विच कंपोनेंट इज द मोर फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट? वो कौन सी चीजें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करती होगी, या वो कंपोनेंट कौन सा है जिसके चेंज होने से प्रॉफिट सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है? मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि वो कंपोनेंट कौन सा है जिसकी चेंज होने की वजह से प्रॉफिट सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। इन दिस विच कंपोनेंट डू यू थिंक जिसके चेंज होने की वजह से आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है? क्या लगता है कौन सा कंपोनेंट हो सकता है? कॉस्ट। The कॉस्ट? customers coming in the past and कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इज रिलेटिवली स्टिल, मैन्युफैक्चरिंग या लेबर कॉस्ट बोलो ना, वो रिलेटिवली इतना चेंज नहीं होती ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट द कॉस्ट ऑफ कॉफी कैन कीप फ्लक्चुएटिंग एज पर द मार्केट प्राइस। तो जो कॉफी की प्राइस है ना, वो बार बार ऐसे फ्लक्चुएट करती रहेगी बिकॉज ऑफ द मार्केट प्राइस विच इज देयर, ठीक है। नाउ, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन ऑर्डर टू हेज योरसेल्फ अगेंस्ट दिस, नाउ व्हाट द स्टारबक्स CFO डिड। अब वो स्टारबक्स CFO ने अपना दिमाग चलाया, CFO वाला, और उसने सोचा कि यार जैसे जैसे हम कॉफी की प्राइस बार बार फ्लक्चुएट कर रही है, मेरा प्रॉफिट भी बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। और कोई भी CFO ना कभी भी ऐसे चाहेगा नहीं, ही वुड वांट अ एटलीस्ट अ स्ट्रेट लाइन,
और एटलीस्ट इंक्रीजिंग लाइन, उसको ये फ्लक्चुएशन पसंद नहीं है। तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो उसके लिए उसने दिमाग लगाया और उसने बोला कि एक काम करते हैं, लेट मी फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, लेट मी फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर। मैं एक फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट क्या करता हूँ, मैं फार्मर को बोलता हूँ कि भैया, आपकी जितनी भी प्रोड्यूस होगी, आपकी जितनी भी खेती प्रोड्यूस होगी, मैं सारी प्रोड्यूस आपकी परचेज कर लूंगा। आई विल परचेज योर एंटायर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अभी वहां पे टाइम इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आई विल परचेज योर एंटायर प्रोड्यूस। मैं पूरे जो भी आप बनाओगे सब कुछ पूरा पूरा खरीद लूंगा हर महीने, एट लेट्स से 300 रुपीज अ केजी। मैं 300 रुपये पर केजी पे खरीद लूंगा। ठीक है जी। तो दोनों ने इस चीज पे अग्री कर लिया एंड दे एंटर्ड इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब मेरे यहाँ पे आपसे कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल आप लोगों से ये है, why do you think CFO agreed to pay 300 rupees a kg for this? And why do you think farmer agreed at 300 rupees a kg? CFO ने 300 रुपये देने के लिए क्यों अग्री करा, एंड फार्मर ने 300 रुपये देने के लिए क्यों, 300 रुपये लेने के लिए एक्सेप्ट कर लिया? वाई डू थिंक उन्होंने ऐसा करा होगा? Sir, because CFO thinks that prices may go more than 300 and farmer वेरी thought it गुड, would go down. वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने सबसे पहले ही ये बोला था डायरेक्टर, जब मैंने स्टार्ट किया था, कि देयर शुड बी ऑलवेज टू पोलर ऑपोजिट व्यूज। दो लोगों को अलग अलग ओपिनियन होना चाहिए, एक ऑस्ट्रेलिया के इंडिया, तब हमारे बीच में एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। सिमिलरली इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट जब ही बन पाएगा जब दो पोलर ऑपोजिट व्यूज होके। यहाँ पे फार्मर को लग रहा है कि आप प्राइस 300 रुपए के नीचे जा सकता है, और वहीं पे सीएफओ को लग रहा है कि नहीं नहीं, प्राइस 300 के ऊपर जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने 300 रुपये में अग्री कर लिया। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल कब होगा फार्मर के लिए, और कब ये प्रॉफिटेबल होगा सीएफओ के लिए? when will this contract be profitable for the farmer, and when will this contract be profitable for the CFO? सर प्राइसेस डाउन हो गई तो कॉफी फार्मर का को रेट प्रॉफिट होगा। गिरेगा तो फार्मर का प्रॉफिट होगा, और बढ़ेगा तो शाबाश। ये स्टारबक्स का प्रॉफिट होगा। Exactly, exactly. So when the price of the coffee shall increase, in that case क्या होगा, अगर मान लो कॉफी की प्राइस 300 रुपये से ऊपर चली जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इन दैट केस द एंटायर वर्ल्ड विल बी परचेजिंग एट लेट्स से 350 रुपीज अ केजी। बट सिंस सीएफओ ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, सीएफओ हैड फॉर्म्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ही विल बी एबल टू परचेज परचेज एट 300 रुपीज अ केजी। वो 300 रुपये में ही परचेज कर पाएगा। ठीक है। while on the other hand, in the case the price falls below 300, तो ऐसे केस में क्या होगा, सीएफओ को तो नुकसान हो जाएगा, बिकॉज मार्केट प्राइस लेट्स से 250 रुपये पे आ गई, बट वो परचेज कर रहा है 300 रुपये पे। एंड एट द सेम टाइम फार्मर को फायदा हो जाएगा, क्यों? बिकॉज द वर्ल्ड विल बी सेलिंग द प्रोड्यूस एट 250 rupees, and the farmer shall be able to purchase at 300 rupees. Farmer will be able to sell at 300 rupees. Clear है? So when the price shall increase, it will benefit the CFO, but when the price shall decrease, it will benefit the farmer. ठीक है? Okay. Aman, please turn your camera off if that's okay. Okay. Thank you. So दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगेन दो पार्टीज है, दो लोग, दोनों की पोलर ऑपोजिट व्यूज है, एंड उन दोनों पार्टीज ने क्या करा, कोई एक चीज जो फ्यूचर में होने वाली थी, उनको प्रोड्यूस मंथ के एंड में खरीदनी थी, उसकी प्राइस उन्होंने आज ही फिक्स कर दी। उन्होंने आज ही बोल दिया भैया, मंथ एंड पे जो हो सो हो, आज ही प्राइस फिक्स कर लो। हमने फिक्स कर दी प्राइस 300 रुपीज केजी पे। क्लियर है? आई होप दिस क्लियर। एनीवन एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू वाटर फॉरवर्ड्स? ठीक है। ओके। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी पार्टी इन्वॉल्व है, जिसको प्राइस बढ़ने से फायदा होगा, एनी पार्टी इन्वॉल्व विच शैल बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज इन प्राइस, दैट इज लॉन्ग इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग। ठीक है। जैसे सीएफओ को बेनिफिट होगा प्राइस के बढ़ने से, तो ही इज लॉन्ग इन द कॉन्ट्रैक्ट। एंड जो भी पार्टी इन्वॉल्व है जिसको प्राइस के गिरने से फायदा होगा, दैट पार्टी इज शॉर्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में शॉर्ट कौन है?
फार्मर। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जैसे फॉरवर्ड्स होते हैं वैसे ही कुछ होते हैं फ्यूचर्स, ठीक है। फ्यूचर्स भी कुछ वैसे ही होते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। फ्यूचर्स वाली मेरी स्लाइड आई होप विजिबल है सबको। यस सर। ओके, थैंक यू। फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स आर बिट सिमिलर बट नॉट सेम। सिमिलर है, सेम नहीं है, कैसे? ठीक है, वो समझना। अभी मैं थियोरेटिकली बताऊंगा एक बार, तो थोड़ी देर लग सकता है सर इतने सारे थियोरी है, बट आई शो यू प्रैक्टिकली ऑल्सो हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला डिफरेंस फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में बहुत बड़ा ये होता है दैट फॉरवर्ड्स आर कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब क्या है? लेट्स से मेरे पास एक फोन रखा है, ठीक है। इस फोन पे मैं चाहूँ ना, तो आई कैन क्रिएट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम दैट आई वांट। आई कैन क्रिएट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस फोन एनी टाइम, ठीक है। बट मैं इसी फोन पे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, बिकॉज फ्यूचर्स में सेट होता है कि सर ये एसेट्स हैं, आप इन्हीं पे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, और इसी साइज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज इन द केस ऑफ फ्यूचर्स, बट नथिंग इज स्टैंडर्डाइज इन द केस ऑफ फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स को आप इनफैक्ट ऐसे सोच सकते हो कि ये मोर ऑफ अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दीज आर मोर ऑफ अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट विद टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिक्टेटेड बाय द पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, ये हुआ बिटवीन फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स में सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दैट फॉरवर्ड्स ट्रेड ओवर द काउंटर एंड फ्यूचर्स ट्रेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी। तो जो फ्यूचर्स होते हैं ना, वो एनएससी बीएससी पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉरवर्ड जो होते हैं वो एनएससी बीएससी पे ट्रेड नहीं करते। दीज आर ट्रेडेड ऑफ मार्केट। ऑफ मार्केट मतलब लेट्स से मेरे और आगम के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा, तो दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सचेंज पे जाकर ट्रेड नहीं होगा। दिस इज सेटल्ड बिटवीन अस ओनली, बिटवीन आगम एंड माई सेल्फ ओनली। सो दैट इज अ ओवर द काउंटर ऑफ मार्केट ट्रेड। वो मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं होता, ऑफ मार्केट होता है, ठीक है। एंड सिंस ये ऑफ मार्केट होता है, तो नेचुरली इसकी लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है, ये चीज ध्यान रखना, शब्द बहुत काम आएगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी बाइंग एंड सेलिंग उस कॉन्ट्रैक्ट की हो रही है। तो सिंस दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट, तो कितनी ही बाइंग सेलिंग हो जाएगी, लिक्विडिटी बहुत कम होती है इन द केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बट इन द केस ऑफ फ्यूचर्स, सिंस वो स्टॉक एक्सचेंज पे है, बहुत सारे लोग उसको बाय सेल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है उसकी। ठीक है, फिर आता है काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, लेट्स से मेरे और आगम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें लेट्स से मुझे लॉस हो गया, आगम को प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आगम ने बोला सर पैसे दो। मैं तो नहीं दे रहा पैसे, मैं घर चले गया, ठीक है। ऐसे केस में क्या हुआ, आगम हैज टू लिटरली चेस मी फॉर मनी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही इज अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, कि दूसरी वाली पार्टी ने अपना जो सेटलमेंट था वो करने से ही मना कर दिया, उन्होंने ढंग से उसे सेटल नहीं करा। तो ये रिस्क होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, बट फ्यूचर्स में ये नहीं होता। फ्यूचर्स में नहीं होता। कोई बता सकता है ऐसा क्यों नहीं होता, फ्यूचर्स में काउंटर पार्टी रिस्क क्यों नहीं होता? हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। Does anyone remember by any chance why there is no counterparty risk in the case of futures? सर भी कुछ अमाउंट एक मीडिएटर जो होता है वो अपने पास रखता है एज। Hmm. That is part of the reason, you are right. There is another reason. Very good, you are partially correct. ठीक है, देखो उसका सबसे इम्पोर्टेंट और मेन रीजन ये होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक्सचेंज पे, उसमें क्या होता है, देयर इज अ स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व। तो एक्सचेंज क्या करती है, वो इंश्योर करती है कि यार कल को अगर कुछ भी होता है ना, तो उसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए एक्सचेंज वो इंश्योर करती है कि ये रिस्क ना हो, इसलिए काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है। बिकॉज एक्सचेंज अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से बाहर कर सकते हैं इफ यू ट्राई टू डू एनी मैल प्रैक्टिस। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा जो आगम ने पॉइंट बोला, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट उस पॉइंट में मैं थोड़ा सा एक बार रुक के आऊंगा। ठीक है, मतलब आई थिंक नेक्स्ट 2-3 मिनट्स में आई विल डिस्कस मोर अपॉन। ठीक है, अगर हम बात करें सेटलमेंट की, ये पॉइंट ध्यान में रखना। जैसे मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जांपल लिया था,
तो उसमें हमारा सेटलमेंट कब हो रहा था? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कि जो भी प्रोड्यूस हुई है वो मैं खरीदता कब था? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और जो भी मुनाफा या नुकसान होता था वो उस टाइम हम कैलकुलेट करते थे। बट इन द केस ऑफ फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में क्या होता है? डेली सेटलमेंट होता है, यानी आपका डेली प्रॉफिट एंड लॉस आप बुक कर सकते हो। लेट्स से मैंने कोई फ्यूचर निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने आज खरीदा है, मैं चाहूँ तो आज के आज ही क्या कर सकता हूँ, उसे सेल आउट कर सकता हूँ। सेटलमेंट कैन हैपन एनी टाइम इन द केस ऑफ फ्यूचर्स, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ फॉरवर्ड्स। ठीक है, उनकी जब एक्सपायरी होगी फॉरवर्ड्स की, तभी सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है, अब आता है ला पॉइंट विच इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो, काउंटर पार्टी रिस्क क्रिएट इसलिए होता है फॉरवर्ड्स में, उसका एक और बहुत बड़ा रीजन है कि देयर इज नो स्किन इन द गेम। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट हम दोनों का पैसा ही नहीं लगा। तो हम में से किसी का भी माथा अगर फिर गया एक बार, उनको लगा कि नहीं, मेरे को तो लॉस हो रहा है, मैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ के भागना चाहता हूँ, वो भागने की कोशिश कर सकता है। क्यों? बिकॉज उनका कोई पैसा लगा हुआ नहीं। बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता, और ये मैं भी दिखाऊंगा अभी। फ्यूचर्स में क्या होता है? फ्यूचर्स में सम मनी इज ऑलवेज इन्वॉल्व, यू हैव टू डिपॉजिट एन इनिशियल मार्जिन टू द एक्सचेंज और टू द ब्रोकर। कि आपको इनिशियली एक छोटा सा मार्जिन, छोटा अमाउंट एक देना पड़ता है, चाहे आप फ्यूचर बाय कर रहे हो, चाहे फ्यूचर सेल कर रहे हो, दोनों ही केस में आपको मार्जिन देना पड़ता है। और जब आपका मार्जिन लगा होता है, आपका पैसा लगा होता है, तो उस केस में क्या होता है? सारा सेटलमेंट, प्रॉफिट लॉस का जो भी सेटलमेंट होता है, वो उस मार्जिन अमाउंट से होता है। और इसीलिए यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क जीरो हो जाता है। जीरो, या आई वुड से क्लोज टू जीरो बोलना चाहिए मुझे, क्लोज टू जीरो हो जाता है। ठीक है, एनीवन, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। गीतिका, आगम, सुमित, मौजन, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव? Sir, can you repeat the counterparty risk, that is why that why it is low? I just had a bad connection issue. नो प्रॉब्लम, आई जस्ट रिपीट दैट पॉइंट। सो होता क्या है ना, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में देयर इज नो इनिशियल मार्जिन इन्वॉल्व। मान लो लेट्स से आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंड आपको प्रॉफिट हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को लगा, अरे यार नुकसान मुझे हो रहा है, तो मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में, सेटलमेंट में। बट मेरे को लगा नहीं, मैं तो नहीं दे रहा, एंड मैं भाग गया। ठीक है, दैट हैपेंड व्हाई? बिकॉज कोई भी मेरा शुरू में पैसा नहीं लगा हुआ था इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैं सोचूंगा यार क्यों ऑनर करना इस कॉन्ट्रैक्ट को, अपन तो छोड़ के चलते हैं। ठीक है, दैट कैन हैपन इन द केस ऑफ फॉरवर्ड्स। बट फ्यूचर्स में क्या होता है? फ्यूचर्स में अगर आप चाहे बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड हो, आप फ्यूचर बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, आपको एक इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है। कि लेट्स से अगर 6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे को एक्सचेंज, जो मेरा ब्रोकर है वो बोलेगा कि सर पहले 60,000 रुपये जमा कराओ, फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने दूंगा। तो मैं 60,000 रुपीज लेट से जमा कराया। अब क्या होगा? मुझे जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ना, उसका सेटलमेंट उस मार्जिन अमाउंट जो मैंने 60,000 रुपये दिए हैं ना, उसी से होगा। तो ऐसे केस में जब मेरा कुछ इनिशियली पैसा लगा हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है? सामने वाला कभी भागने की कोशिश नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसे पता है मेरा पैसा लगा हुआ है। अगर मैं भाग के जाने की कोशिश करूंगा, तो पूरा पूरा जो मेरा मार्जिन है वो वहीं के वहीं चला जाएगा। तो ऐसे केस में आपका काउंटर पार्टी रिस्क नहीं रहता इन द केस ऑफ फ्यूचर्स, बट फॉरवर्ड्स में रहता है। तो इसलिए मैं बोला कि फ्यूचर्स में काउंटर पार्टी रिस्क इज ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। मैं बिल्कुल जीरो नहीं बोलता, क्योंकि उसके भी एक केस स्टडी में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, बट क्लोज टू जीरो होता है। ठीक है, ओके, आई होप गीतिका इट इज क्लियर। Yes, sir. Thank you. ओके, एनीवन, एनी मोर डाउट? आगम, सुमित, मॉरन, कंफर्टेबल? Okay, I take the silence as a yes and move forward. So now I'll show you how things work in the real market. Just give me 1 second. I'll just log in to my account. And I would request you guys, यार थोड़ा, if possible ना, I understand थोड़ा सा वो रहता है। I would request you guys to please keep your cameras on. होता क्या है ऐसे ना, बड़ा बहुत वो हो जाता है, मतलब थैंक यू, मतलब ऐसा लगने लगता है कि यू आर टॉकिंग टू अ वॉल। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा, सिंस यू आर स्टूडेंट, सो 100% कंफर्टेबल नहीं हो सकती, बट यार ओके, ऑसम, ठीक है जी, बढ़िया। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में
एक्चुअली में कैसी चीजें काम करती है तो वही बात समझता है। जस्ट वन सेकेंड। ठीक है। अब लेट्स से, क्या लगता है आप लोगों को कि मंडे को निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? निफ्टी इज बेसिकली इंडेक्स विच रिप्रेजेंट्स द मार्केट। तो आपको क्या लग रहा है कि मंडे को निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? जस्ट एन assumption यार, कोई बात नहीं। जाएगा। ऊपर जाएगा मॉर्निंग। Up. आई गेस। Up. ओके। ओके, गीतिका इज आल्सो सेइंग ऊपर जाएगा। आगम सुमित क्या लगता है? मे बी सर। आप। मे बी आप। ओके। चलो। चलो जी, ठीक है, सबको लग रहा है ऊपर जाएगा, तो एक काम करते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च करा निफ्टी, है ना, एंड निफ्टी का फ्यूचर। अब लॉजिकली सोचो। चलो उस पर मैं एक बार आता हूँ, पहले एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ वापस। देखो, जैसे मैं निफ्टी फ्यूचर सर्च करा ना, यहाँ पे तीन चीजें आई। 30 जैन, 27 फेब एंड 27 मार्च। अभी सब चीज समझना। क्या होता है? जो इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स का जो फ्यूचर फ्यूचर होता है, इंडेक्स का जो फ्यूचर होता है, इनकी एक्सपायरी क्या होती है? मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। ठीक है। जैसे इस मंथ का लास्ट थर्सडे 30 जैन है। ठीक है। तो एक्सपायरी क्या है? 30 जैन। यानी ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट 30 जैन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा? 27 फेब का एंड 27 मार्च का। एंड एक और कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, मे बी जो भी अप्रैल का लास्ट थर्सडे होगा। अगर मैं अप्रैल का लास्ट थर्सडे देखूं तो कौन सा होगा? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। ठीक है। तो ऐसे करके हर 3 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं टाइम। तो जैसे अभी जनवरी है, तो जनवरी फरवरी मार्च ये तीन कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। फिर फेब में, फेब मार्च अप्रैल, ऐसे करके 3 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स चलते रहते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग बोल रहे हो कि यार कल मार्केट ऊपर जाएगा, इस व्हाट यू गाइस फील। तो क्या लगता है, निफ्टी बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? निफ्टी फ्यूचर बाय करें, सेल करें? इफ वी आर थिंकिंग दैट मार्केट शैल गो बाय अप, करना चाहिए। अब बाय करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने बाय पे क्लिक किया। ठीक है। नाउ दिस विंडो अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मी। ओके। द करंट प्राइस ऑफ निफ्टी फ्यूचर इज 24,074.8। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या? वो आती है लॉट साइज। अब इस चीज को समझना। देखो, फ्यूचर मार्केट होगा या ऑप्शंस, ऑप्शंस में प्रॉब्ली कल वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। चाहे फ्यूचर मार्केट हो, चाहे ऑप्शंस मार्केट हो, ये हमेशा होलसेल मार्केट होता है। होलसेल मार्केट में क्या होता है? हम कोई एक या दो चीज थोड़ी ले सकते हैं। होलसेल मार्केट में क्या करना पड़ता है? वी हैव टू परचेज ना ह्यूज क्वांटिटी। हमें पूरी पूरी क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है। ठीक है। तो इमेजिन करो, अपने दिमाग में सोचो कि लेट्स से एक एक कार्टन है। ठीक है, एक कार्टन है। एक कार्टन के अंदर 25 निफ्टी रखी हुई है। ठीक है। देयर इज वन कार्टन विच हैज 25 निफ्टीज इन इट। सो दैट इज वन निफ्टी फ्यूचर। आई रिपीट माई सेल्फ, that the future and the options market is like a wholesale market. ठीक है। यू कांट परचेज वन थिंग। मैं एक निफ्टी नहीं ले सकता। ठीक है। मेरे को लॉट्स में लिफ्ट निफ्टी लेना पड़ता है। एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट। ठीक है। और एक लॉट के अंदर 25 निफ्टी होती है। दो लॉट के अंदर 50 निफ्टी। तीन लॉट के अंदर 75 निफ्टीज। ठीक है। चार लॉट के अंदर 100 निफ्टीज। ऐसे करके होता है। ठीक है। सो लॉट्स में ट्रेड होता है वो हमेशा। तो अगर मैं एक निफ्टी ले रहा हूँ, एक एक लॉट ले रहा हूँ, आई एम सॉरी, एक लॉट ले रहा हूँ। ठीक है। तो हम थोड़ा सा ना सब अपने फोन में कैलकुलेटर पर चालू कर दो। एवरीवन प्लीज टर्न ऑन द कैलकुलेटर ऑन ए फोन। इफ यू आर गोइंग टू परचेस वन निफ्टी लॉट, ठीक है, तो एक लॉट के अंदर कितनी निफ्टीज है? 25। तो जब आप एक निफ्टी फ्यूचर परचेज कर रहे हो, तो आपके पास टोटल कितने वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है? 24,074.8 इंटू 25। ये मैथ सबको समझ में आई? यस सर। क्लियर है? Okay, Gitika Agam, is this clear? Why we multiplied both these values? So I am saying यस if I सर। am purchasing one निफ्टी फ्यूचर, एक लॉट के अंदर 25 निफ्टीज हैं। ठीक है। और एक निफ्टी की वैल्यू अगर इतनी है, तो 25 निफ्टी की वैल्यू कितनी हो गई? दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 25। करेक्ट। सो अगर हम इसको क्विकली करें, लेट्स डू इट ऑन अ कैलकुलेटर प्लीज।
6,01,000। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कितने बड़ी? 6,01,000। 6,01,000। बहुत बढ़िया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वन निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, एक निफ्टी फ्यूचर खरीदने की वैल्यू कितनी है उसकी? 6 लाख एक 1,000। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि सर 6 लाख 1,000 है, तो मैं तो परचेज नहीं कर सकता। एंड इनफैक्ट बेटा, तुम ही क्या, बहुत ऐसे लोग ऐसे हो जाएंगे मार्केट में जो इतनी वैल्यू अगर हो तो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या बनाया गया? सोल्यूशन ये बनाया गया मार्जिन का। ठीक है। अब मुझे अगर एक निफ्टी का परचेज करना है ना, एक निफ्टी लॉट परचेज करना है विच इज वैल्यूइंग अराउंड 6 लाख रुपीज, तो अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे करा, मार्जिन कितना रिक्वायर्ड आ गया? 68,353। यानी ऑलमोस्ट 68,000 कुछ रुपए देके मैं 6 लाख रुपए का ट्रेड मार पा रहा हूँ। दिस इज द फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन। ठीक है, कि आई ओनली नीड टू डिपॉजिट 68,000 टू परचेज वन लॉट ऑफ निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, ये होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ में आया सबको? गीतिका, मॉलन, आगम, सुमित, कंफर्टेबल? ठीक है, यस ये सर। होता है मार्जिन यस सर। रिक्वायरमेंट। अब ये तो था जब मैं बाय कर रहा हूँ। लेट्स से व्हाट अबाउट सेल? तो सेल कर रहा हूँ ना, तो भी मेरे को सेम मार्जिन ही लगेगा। वही मैंने चीज बोली थी कि इन द केस ऑफ फ्यूचर देयर इज ऑलवेज अ इनिशियल मार्जिन इन्वॉल्व। ठीक है। अब जो एक कॉमन सवाल आता है बच्चों का कि सर, पहला सवाल जो किसी स्टूडेंट में आता है कि सर अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो वो 6 लाख के हिसाब से होगा या है ना 68,000 के हिसाब से होगा? ठीक है, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन विच कम्स टू स्टूडेंट्स माइंड। ठीक है। अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि निफ्टी है, ये 24,074 पे चल रहा है। ठीक है। अगर ये अगले दिन 100 पॉइंट बढ़ता है ना, इफ टुमारो निफ्टी, हमने निफ्टी फ्यूचर बाय करा और उसके बाद फ्यूचर 100 पॉइंट इंक्रीज कर गया, 100 पॉइंट इंक्रीज कर गया, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? कोई बता सकता है? हाउ मच विल बी योर प्रॉफिट? 100 रुपीज या समथिंग एल्स? 2,500। 2,500। 2,500। एग्जैक्टली वाई? बिकॉज मैंने बोला था एक कार्टन के अंदर 25 निफ्टी है। तो अगर एक निफ्टी 100 रुपए से बढ़ा, तो यानी 25 निफ्टी भी कितने से बढ़ेगा? 100 रुपए से। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 25 into 100 विच इज 2,500। ठीक है। सो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस भी किस मल्टीपल पे चलेगा? 25 के। जब आपने एक लॉट ले रखा है, दो लॉट ले रखा है तो 50 के मल्टीपल से चलेगा, तीन लॉट लोगे तो 75, चार लॉट लोगे तो 100 के मल्टीपल पे चलेगा। ठीक है। दिस इज हाउ योर प्रॉफिट वैल्यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज अगर आपको लॉस हो रहा। इंक्रीज, प्रॉफिट वैल्यू कैन ऑल्सो इंक्रीज या लॉस कैन ऑल्सो इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में क्या होता है। ठीक है। कि अगर मान लो मैंने निफ्टी फ्यूचर बाय करा और उस टाइम मार्केट नीचे चले गया और मेरे पास एक लॉट है, तो मेरा जो क्या कहते हैं लॉस है वो भी कितना होगा? 2500। 100 रुपए का नहीं होगा, फिर वो भी 2500 का ही होगा। ठीक है। तो इसमें एक दूसरा सवाल आता है कि सर जो मेरे को प्रॉफिट होगा वो मेरे को कैसे मिलेगा? तो जैसे आपने मार्जिन कितना जमा कर रखा है? 68,353। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको मिलेगा 68,353 प्लस 250। ढाई, सॉरी 250 बोल रहा हूँ, 2,500। तो 68,353 प्लस 2,500, ये जो भी अमाउंट मिला के हुआ, ये आपका पूरा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के केस में आपको ये मिलेगा। बट मान लो अगर आपको लॉस हो गया, लॉस हो गया आपको, 2 4 5 10 हजार का लॉस हो गया अगर, उस केस में क्या होगा? जो आपका मार्जिन है उसमें से लॉस अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा, एंड देन द रिमेनिंग शैल बी योर अमाउंट विच शैल बी रिटर्न टू यू। ठीक है। कि मान लो जैसे मैंने निफ्टी फ्यूचर बाय करा, और जो फ्यूचर बाय करा है वो लेट से 200 पॉइंट नीचे चले गया। ठीक है, वो अगर 200 पॉइंट नीचे चले गया तो मेरा लॉस कितना हो गया? 200 into 25 विच इज 5,000। मेरे को 5,000 का लॉस हो जाएगा। तो ऐसे केस में जितना मैंने मार्जिन दिया है उसमें से 5,000 कट जाएंगे और बाकी पैसा मुझे मिल जाएगा। ठीक है। तो आपका मार्जिन अमाउंट पे सारा सेटलमेंट होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है। ओके। अब इसमें तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है ना, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विच इज मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल का मतलब क्या होता है? कि यार ब्रोकर ने तो आपको दिए सिक्स, ब्रोकर ने तो आपसे लिए केवल 68,353। ठीक है। अब मान लो मार्केट में कोई ऐसा सर्कमस्टांस बना कि मार्केट फॉल करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है,
और आपने दिया 68,353, और लॉस आपको हो जाए 70,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का, तो ब्रोकर बोलेगा यार मैं तो पैसे तो दिए थे 60, आपने मेरे को पैसे दिए 68,000 के, और लॉस करके बैठे 1 लाख रुपए के। तो ऐसे केस में ब्रोकर की तो हालत खराब हो सकती है। तो ब्रोकर क्या करते हैं, वो ऑलरेडी एक सिस्टम सेट कर रखते हैं जिसे बोलते हैं आरएमएस सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, आरएमएस, आरएमएस सिस्टम। ये सिस्टम क्या बोलता है कि सर अगर आपने 60,000 रुपये दे रखे मार्जिन के फॉर्म में, जब तक आपका लॉस लेट से 30,000 तक हो रहा है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 50% ऑफ द मार्जिन तक हो रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपका लॉस 50% से भी एक्सीड करने लग गया, लेट से आपका लॉस हो गया 40,000 का या 50,000 का हो गया, तो ब्रोकर हाथों हाथ उठा के कॉल कर देगा और आपको बोलेगा कि सर या मैम, आपको जो लॉस था वो आपके मार्जिन अमाउंट के बहुत पास आ गया है, या तो आप एडिशनल पैसा जमा कराओ खाते में, या वरना मैं आपकी पोजीशन यहाँ पे काट दूंगा, आई विल बुक योर लॉस, और एल्स डिपॉजिट मोर मनी इन द अकाउंट, बिकॉज आई कांट टेक रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ यू दैट मच। भाई मैं 60,000 रुपए देके आपको ऑलरेडी 6 लाख की पोजीशन पर ट्रेड करा रहा हूँ, और आप यहाँ पे 60, आपका लॉस ही अगर मान लो लाख रुपए हो गया, तो ब्रोकर तो गया, पूरा खत्म हो जाएगा ब्रोकर। तो ऐसे केस में ब्रोकर क्या करता है, अगर आपका लॉस 50% से ज्यादा जाने लगता है मार्जिन के, यानी 60,000 रुपये आपने दे रखे हैं और आपका लॉस हो रहा है 30,000 40,000 होने लग रहा है, तो ब्रोकर बोलेगा कि एक काम करो, आप फटाफट सबसे पहले अपनी पोजीशन काटो, और या फिर और मार्जिन जमा कराओ, तभी ये पोजीशन मैं मार्केट में चलने दूंगा, एल्स आई विल कट ऑफ दिस पोजीशन फ्रॉम द मार्केट। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एट प्लेस। ठीक है। इस तरीके से मोटा मोटा मार्केट में चीजें काम करती है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर्स। ठीक है। और फ्यूचर्स केवल ही केवल निफ्टी का नहीं होता, फ्यूचर्स बहुत सारे एसेट्स का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिसमें पर्टिकुलर ट्रेड बहुत करता हूँ, विच इज गोल्ड। ठीक है। गोल्ड के भी फ्यूचर्स होते हैं, सिल्वर का भी होता है, और सेंसेक्स के भी फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। ठीक है। और अभी निफ्टी मिड कैप वगैरह के भी होते हैं। अब तो खैर बंद कर दिए खैर, अभी केवल सेंसेक्स और इनके बचे हैं। बैंक निफ्टी के होते हैं, बैंक निफ्टी इज एन इंडेक्स विच रिप्रेजेंट्स द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, और एग्री कमोडिटीज के भी होते हैं, जैसे आई थिंक इसका बाजरा का होता है आई थिंक, हाँ बाजरा का एनसीडीएक्स में होता है। ठीक है। बाजरा का मैंने देखा है, और मस्टर्ड का भी एक बार मैंने देखा था पहले, शायद मस्टर्ड तो अब नहीं होता होगा, हाँ, बट देयर आर सर्टेन एग्री कमोडिटीज आल्सो व्हिच आर आल्सो ट्रेडेड इन द मार्केट। तो बहुत सारे अलग अलग यू नो चीजें होते हैं जिनका फ्यूचर्स ट्रेड होता है। इनफैक्ट आपके जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनका भी फ्यूचर ट्रेड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है यार रिलायंस ऊपर जा सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिलायंस एंड इसका फ्यूचर, देखो रिलायंस का भी फ्यूचर ट्रेड होता है। इसकी करंट प्राइस चल रही है 1254.95। अब लेट्स से मुझे लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जा सकता है, तो मैं इसका फ्यूचर बाय कर सकता हूँ। ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज बोली थी, फ्यूचर्स आर वेरी स्टैंडर्डाइज्ड। अब यहाँ पे फिक्स है कि भाई निफ्टी का जो लॉट साइज वो 25 का है, रिलायंस का लॉट साइज कितने का है, 500 का। ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी देखो उसी अकॉर्डिंग निकल के आएगी। एक सेकंड उसको चेक करता हूँ। द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है। अच्छा कोई मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज द सिक्स वैल्यू लैख ऑफ दिस ट्वेंटी कॉन्ट्रैक्ट? सेवन थाउजेंड कितना? 6,27,000। 627,000 के आसपास इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। अब इसमें मेरे को मार्जिन रिक्वायरमेंट देना पड़ रहा है 1 लाख रुपए। तो मुझे बता सकते हैं व्हाई द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज हायर फॉर रिलायंस फ्यूचर कंपेयर टू निफ्टी? बिकॉज इट इज रिस्कियर। The lot size and देखो क्या होता है, जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल होता है कंपेयर टू कंपेयर टू इंडेक्स। स्टॉक इज वेरी वॉलेटाइल, और स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है ना, इसलिए यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा लगता है कंपेयर टू द इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स क्या होता है ना, इंडेक्स एवरेज है, तो एवरेज में तो क्या है, वॉलेटिलिटी फिर भी थोड़ी सी कम होती है, कर्टेल हो जाती है, बट स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है। ओके, एनीवन एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। किसी का कोई सवाल इसको लेके? सर ये कंपनी जब लिस्ट होती है तो वो एक तरीके से कंपनी
मतलब ऑथोराइज करती है कि मतलब वो लिस्ट होना चाह रही है और उसके हिसाब से होती है। बट जब इनके फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में निकलते हैं तो देखो, मतलब अपना सवाल है, सेबी वगैरह। I'll just paraphrase your question to make sure कि I'm on the right track. यू आर सेइंग कि कंपनी जब लिस्ट होती है तो वो खुद डिसाइड करती है कि उसको कहाँ पे लिस्ट होना है और कैसे लिस्ट होना है, बट उनके फ्यूचर ऑप्शन कैसे ट्रेड होगी या नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करता है? इज व्हाट यू आस्किंग, राइट? यस सर। है ना? देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है यार, देख, हर कंपनी का ना फ्यूचर ट्रेड नहीं हो सकता। फ्यूचर्स केवल उन्हीं कंपनी के ट्रेड होंगे जिनका मार्केट में वॉल्यूम अच्छा होगा। तो ऐसे कोई 250 से 400 स्टॉक्स, आई थिंक 250 300 के आसपास कुछ स्टॉक्स है जिनका फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड होता है। हर किसी का फ्यूचर मार्केट में ट्रेड नहीं होता, बिकॉज फ्यूचर्स के लिए ना एक्चुअली लिक्विडिटी अच्छी चाहिए स्टॉक में। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, अच्छा वॉल्यूम ही नहीं होगा स्टॉक का, तो बाय मतलब उसका फ्यूचर ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए। ठीक है। सर जैसे वॉल्यूम वगैरह सब अच्छा है, उसके बावजूद अगर कंपनी नहीं चाहती कि उसका फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेड करें तो वो मतलब हम्म। बंद कर सकती है, या फिर वो सेबी डिसाइड करेगा, या फिर मतलब एनएससी वगैरह। ओके, इंटरेस्टिंग। यार देख, मैं इसको लॉजिकली आंसर कर सकता हूँ, नॉलेज पीओवी से तो मेरे को भी ये मतलब आई विल आल्सो हैव टू सर्च ऑन दिस, बट नॉलेज लॉजिकली सोचते हैं इस क्वेश्चन को कि कोई भी कंपनी है अगर वो अच्छा वॉल्यूम है, उसके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो व्हाई डू यू थिंक इट वोंट वांट इट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड इन द मार्केट? एसेंशियली यार, कोई भी प्रमोटर, आज लेट्स से मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, ठीक है, मैं तो ये चाहूंगा ही ना कि यार मेरा स्टॉक ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो। मैं लिक्विडिटी अपने स्टॉक की कम क्यों करना चाहूंगा? क्योंकि जितना मेरा स्टॉक ट्रेड होगा, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ, उतना मेरे लिए आसान रहेगा स्टॉक को ऊपर लेके जाना, और कभी उसको डंप करना हो तो डंप करना भी उतना आसान होगा। तो आई वुड एनी डे वांट माय स्टॉक्स फ्यूचर टू बी ट्रेड इन द मार्केट। तो मेरे लिए तो विन विन गेम है ऐसे केस में, एज द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। ठीक है। बट सर मतलब जैसे फ्यूचर ट्रेड होता है तो वो एक तरीके से करंट प्राइस को भी अफेक्ट करता है, और मतलब तो अगर बिल्कुल, मान लो फ्यूचर में 100%। नेगेटिविटी आ रही है तो वो करंट प्राइस में भी नेगेटिव शो करेगा, तो लोग सेल करने लग जाएंगे उस चीज को। 100% यू आर राइट। 100% यू आर राइट, ये होता भी है, इनफैक्ट हुआ भी है। अडानी हाइडेनबर्ग इशू जब हुआ था, जब 2022 में हुआ था, तो एक दिन में अडानी का स्टॉक 35% गिरा था, 35% इन अ डे। एंड दिस हैपेंड ओनली बिकॉज अगर कोई स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहा होता है, जिसके फ्यूचर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आप वहां पे ट्रेडिंग हॉल्ट बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। यहीं पे अगर केवल उसका स्टॉक ट्रेड हो रहा होता, तो 5-10% या 20% का मैक्सिमम सर्किट होता है, उसके बियॉन्ड तो एक दिन में नहीं कर सकता। बट जब फ्यूचर ट्रेड हो रहा होता है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ट्रेडिंग हॉल्ट नहीं होती। वहां पे अगर 5% गिरा, हॉल्ट होगा एक बार, फिर वापस चालू होगी ट्रेडिंग, फिर 5% हॉल्ट होगा, फिर वापस 5%, ऐसे कर एक दिन में 35% गिर गया था अडानी। अगर उसका फ्यूचर ट्रेड नहीं होता, तो एक दिन में मैक्सिमम जो लिमिट सेट होती है ना एज पर सेबी, वो 5% की होती है उसकी, तो उतना गिरता ही नहीं। बट फ्यूचर में ट्रेड करता था तो फ्यूचर्स ने तोड़ के गिराया उसको, मतलब पकड़ के बिल्कुल पटक दिया जमीन पे, ये हुआ था उसका। तो वो डाउनसाइड रिस्क तो है, रहेगा रहेगा बिल्कुल। तो सर इसकी वजह से शायद कंपनी अगर लिस्ट अपना फ्यूचर ना करना चाहती हो तो ये हो सकता है। यार मतलब आई वुड स्टिल से कि यार कंपनी तो देख, कोई ऐसा नेगेटिव सोच के कभी नहीं चलती, ठीक है। तो a company would never shy itself of getting its stock listed on the future segment or future contracts getting traded in the market, because futures give you lot of liquidity with leverage, which financially makes a lot of sense. ठीक है। Okay. Any other question? सर बट ये मनी तो ब्रोकर के पास रहेगा ना शायद, क्योंकि जैसे कि आईपीओ जब लिस्ट होता है कंपनी का तो वो हम्म। पैसा कंपनी के पास जाता है, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में सब ट्रेडर्स वगैरह के पास रहता है। तो जो बिल्कुल फ्यूचर्स का होगा वो बिल्कुल। पैसा भी शायद कंपनी के पास तो नहीं जाएगा ना, मतलब ऐसे नहीं यार, कंपनी को। ऑब्वियसली ब्रोकर ब्रोकर के पास जाता है। कंपनी के हाँ पास तो केवल फिर एक बार से। पैसा जाता है, जब वो स्टॉक आईपीओ के लिए जा रहा होता है। उसके बाद जो भी हम्म। बाइंग सेलिंग हो रही होती है मार्केट में, वो केवल ब्रोकर एंड बायर एंड सेलर के बीच में हो रहा होता है। कंपनी का फिर उससे कोई लेना देना नहीं होता। कंपनी का बस इतना होता है कि हर कंपनी ये चाहती है कि उसका स्टॉक ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में हो। उससे क्या होता है कि कंपनी को आसानी रहती है, मार्केट को अगर अपने डायरेक्शन में कभी मूव करना है ना। जैसे आज मैं एक कंपनी का ओनर हूँ,
मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉक को बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, लोग खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे। और ये टिपिकल हर बिजनेसमैन की हैबिट होती है, वो ऊपर ले जाकर स्टॉक एक बार डंप करेगा करेगा। तो वो जब मैं बेच रहा हूँ वो तभी बेच पाऊंगा जब लोग खरीदने वाले नीचे हो। और ये जब भी होगा जब एवरीवन इज एस्पायरिंग टू परचेज दैट स्टॉक। और वो जब भी हो सकता है जब उसकी लिक्विडिटी बहुत हाई हो। तो इसलिए जो मैं तेको चीज समझा रहा हूँ ना, वो यही थी कि एनी प्रमोटर वुड नेवर वुड वांट किया उसका फ्यूचर ट्रेड मार्केट में ना। ठीक है। ओके सर। This is just logically, I'm going with the logic. I'm not going with any research which I've done with respect to this, with respect to this particular question. But logically, it doesn't make sense. ठीक है? Okay. ठीक है. So this is for today's session. If you have any other question, feel free to ask. Feel free to reach out to me. I would be very happy to answer. And we'll meet tomorrow around the same time for the next topic. So we discussed futures today. कल हम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, वे विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन एंड उनकी प्राइसेस कैसे इफेक्ट होती है एंड व्हाट आर थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल ट्रेडिंग दीस ऑप्शंस। ठीक है। ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टर्निंग अप। प्लीज टाइम पाया करो, यू नो